केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आप सभी का दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास हर उस टॉपिक पर, हर उस सब्जेक्ट पर जिसके बारे में आज सुबह से आप सोच रहे थे या फिर कई दिनों से आपके मन में उसे लेकर कुछ सवाल चल रहे थे और आप चाहते हैं कि उनके जवाब मिले। यहाँ अर्ध सत्य नहीं परोसा जाता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ तथ्य और सत्य ही परोसा जाता है, क्योंकि ये न्यूज की पाठशाला है, केवल बुलेटिन भर नहीं। यहाँ आपके अधिकारों के लिए भी आवाज उठाएंगे बेबाक तरीके से और बहुत ही बेबाक तरीके से आपको कर्तव्यों को भी याद दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आज पाठशाला में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस पर लगेगी आप क्लास। चैप्टर 1 राजनीति शास्त्र की क्लास। कल हमने ये खबर उठाई थी, पुलिस वालों के दर्द पर सवाल, मतलब बीजेपी के हो। गजब। बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलते हैं राहुल गांधी। और फिर आएगा पार्ट नंबर 2, संसदीय राजनीति की क्लास है। फूहड़, ओछी और वो मानसिकता का परिचय संसद परिसर में आज दिया गया है। चढ़ावा चोरी के मुखालिफत की आड़ में आज उसी सियासी नाटक पर आपके सामने कुछ तथ्य रखने हैं और कुछ गंभीर सवाल उठाने हैं। रामलला का घोर अपमान हुआ है, विपक्ष का सामूहिक योगदान इसमें है। चैप्टर नंबर 3 जियोपॉलिटिकल क्लास। समुद्र में तैरकर मोरक्को से स्पेन में घुसी हजारों की भीड़, यूरोप की तस्वीर में भारत के लिए एक संदेश छिपा है। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे वो मंदिर जहां सूर्य की किरणें बदलती है रास्ता। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा का हो गया ऐलान। ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद। कोर्ट ने यह कह दिया है बेरहमी से हुआ था मर्डर। 2020 में दिल्ली दंगे में हुई थी अंकित की हत्या। पैलेट गन मामले पर गृह मंत्री के जवाब की मांग को लेकर संसद में हंगामा जारी। आज भी नहीं हो सका कामकाज। कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। विजयनगर में 17,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया। अब तक 10 लोगों की मौत। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ जवान को किया गया गिरफ्तार। एनकाउंटर करने वाली टीम में शामिल था अक्षय। पीओजेके में जारी है पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता। कोटली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर फायरिंग की है। 3 दिन में 36 लोगों की मौत। तो चलिए दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की शुरुआत करते हैं। राजनीति शास्त्र की क्लास। लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ अधिकारों की घोषणा भर कर देने से नहीं होती, बल्कि उनके संतुलित प्रयोग में बसती है। प्रदर्शन का अधिकार हर नागरिक को मिला है। अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार हर नागरिक का। असहमति जताने, सत्ता से सवाल करने का अधिकार हम सबको मिला है और यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह अधिकार बिना किसी नियंत्रण का लाइसेंस नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने का लाइसेंस नहीं है। जिस पल प्रदर्शन का अधिकार अपनी सीमाओं को लांघकर
दूसरों के अधिकारों, दूसरों की सुरक्षा, दूसरों की स्वतंत्रता और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने लगे, उसी पल वो अधिकार नहीं रहता, अराजकता का रूप ले लेता है। यही निष्पक्ष तस्वीर कल न्यूज की पाठशाला में मैंने आपको दिखाई थी, याद दिलाया था और कहा था बहुत ट्रोल किया जाएगा, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्दी की सच्चाई आपके सामने लाना जरूरी है। जब लठ बजाए जा रहे थे बच्चों पर, तब भी हमने खबर आपको दिखाई थी, बेझिझक होकर, बेरोक टोक। लेकिन वर्दी पर जो अटैक और हमले हुए हैं, उस पर भी हम बेरोक टोक, बगैर किसी डर के आपको तस्वीर दिखाएंगे, भले ही कोई ट्रेंड हो। अगर हम हमारे बच्चों को लाठी खाता नहीं देख सकते, तो हम अपनी पुलिस को, अपनी फोर्स को भी लाठी खाता तो नहीं देख सकते। 20 जुलाई की हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों और फोर्स के परिवार वालों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जानते हैं, अपनी कहानी सुनाई, अपने हिस्से की सच्चाई बताई, जिसे बताने में सबके सब हिचकते रहे, सबके सब कतराते रहे। अफसोस की बात यह है कि जब यह सवाल देश के एक बड़े नेता से पूछा गया, उन पुलिस वालों के परिवारों को लेकर सवाल हुआ जो ड्यूटी के दौरान पथराव और हिंसा का शिकार हुए, तो जवाब क्या मिला जानते हैं आप? जवाब में नीति नहीं मिली, सहानुभूति नहीं मिली, मिला तो सिर्फ एक ठप्पा, एक टैग। आप बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी का बोल रहे हैं। कमाल है राहुल गांधी। पुलिस वालों पर हुए अटैक पर सवाल करें तो आप बीजेपी के हो क्या? अडानी के मुद्दे पर काउंटर सवाल पूछ दे तो बीजेपी के हो क्या? मानहानि मामले पर सवाल पूछ दे तो बीजेपी का हो क्या? एग्जिट पोल पर सवाल पूछ दे तो बीजेपी के हो क्या? बाकी सारे पॉलिटिकल मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दा, ये तो सॉलिडेरिटी का था बॉस, सॉलिडेरिटी का। और आपको एकता और सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए थी। ये तो सिर्फ साथ खड़े हो जाने या साथ खड़े होते दिखने का मुद्दा था। आप वो भी नहीं कर पाए। बदले में रिपोर्टर से कह रहे हो आप बीजेपी के हो क्या? शर्मनाक है ये, साफ कहूंगी, शेमलेसनेस। आपको पता है राहुल जी, यही दिल्ली पुलिस, यही खाकी कैसे काम करती है, कितनी मुश्किल से काम करती है, बताती हूं। आमतौर पर पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के औसत घंटे आमतौर पर 1 घंटे में 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना? 17वीं लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ड्यूटी के घंटे हैं 12 से 15। 8 घंटे होने चाहिए, लेकिन ड्यूटी आवर्स है 12 से 15 घंटे। नियम के मुताबिक महीने में 4 दिन की छुट्टियां मिलनी चाहिए, लेकिन समिति ने पाया क्या? पुलिस कर्मचारियों को महीने में औसत 0 से 2.94 दिन की छुट्टी मिलती है। मतलब ना भी मिले और मिल भी गई महीने में तो मुश्किल से 2, 2.5, पौने 3। मिलना ना मिलना एक बराबर। एक बराबर, यानी महीने में पूरे 3 दिन की छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। और किसी पुलिस कर्मचारी को तो एक छुट्टी भी नसीब नहीं होती। अब आपको एक छोटी सी कहानी भी सुना देती हूं राहुल जी। आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। उनकी मशहूर कहानी है पंच परमेश्वर। इस कहानी में 2 दोस्त होते हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन की बूढ़ी खाला अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम लिखवा देती है। शर्त यह होती है कि जुम्मन खाला की सेवा करेगा। लेकिन जुम्मन जमीन मिलने के बाद खाला की सेवा बंद कर देता है। खाला पंचायत बुलाती है। इंसाफ के लिए अपने भतीजे जुम्मन के दोस्त अलगू को पंच बना देती है। अब अलगू के सामने मुश्किल आई। जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया तो दोस्ती बिगड़ जाएगी। खाला ये बात समझ जाती है। अलगू के पास जाकर कहती है, अरे बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? आप कहेंगे ये कहानी मैं क्यों सुना रही हूं? तो कहानी की खाला के इस सवाल पर आप ध्यान दीजिएगा
क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? राहुल जी बताइए ना, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे? क्या राहुल गांधी को डर है कि पुलिस के साथ खड़े दिखाई दिए तो नैरेटिव बिगड़ जाएगा? पुलिस वालों के दर्द के साथ खड़े हुए तो मुश्किल से तैयार हुई उनकी छवि बिगड़ जाएगी? क्या राहुल गांधी राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने या बिगड़ने के डर से पुलिस वालों के पक्ष में ईमानदारी से नहीं बोल रहे, उल्टा ईमानदारी से किए गए सवाल पर कह रहे तुम बीजेपी से हो क्या? राहुल गांधी तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे। घायल पुलिस वालों का परिवार बोलेगा, अपने लिए और अपनों के लिए। सुनिए। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसियरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा डेरिगेटेड टर्म से बात कही जाती है, उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। बच्चे को सुना आपने? माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। लक्ष्य कह रहा है माय फादर डिड नॉट डिजर्व दिस। क्या ये जेनजी नहीं है? क्या इनकी भावनाएं नहीं है? वो बच्ची गुंजन कह रही है कि जिस संसद के लोग आज मेरे पिताजी को अपराधी कह रहे हैं, उसी संसद की रक्षा करते करते मेरे पिता घायल हुए हैं। कौन जवाब देगा राहुल जी गुंजन को? आपने कह तो दिया कि जो पुलिस वाले की बात करे वो बीजेपी का है। आप बताइए, आपके छात्रों की गूंज में अगर पुलिस वालों के ये दोनों बच्चे शामिल हुए और आपसे यही सवाल कर दिया तो क्या आप इनसे नजरें मिला पाएंगे? पैलेट गन से घायल होने वालों के साथ आपने जो संवेदना दिखाई वो पूरे देश ने दिखाई है, हम भी साथ हैं। लेकिन क्या वही संवेदना गुंजन की नम आंखें देखकर आपके मन में नहीं आई? राजनीति करने वालों के मन में ये संवेदना, आप मुझे बताइए, आनी चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं आएगी हुक्म, मैं जानती हूं। इसलिए आज देश के लोगों से अपील करती हूं और खासकर जेनजी से अपील करती हूं, लक्ष्य और गुंजन के साथ भी खड़े हो जाइए। मैं जानती हूं पढ़े लिखे बच्चों ने जो वहां पर नीट परीक्षा पेपर लीक के लिए अपने हक की आवाज बुलंद करने गए थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, वो असामाजिक तत्व नहीं थे, लेकिन जो थे उनके खिलाफ खड़े होना होगा। जेनजी को कहिए कि आवर फोर्स डिड नॉट डिजर्व दिस। हैशटैग डालिए, लिखिए आवर फोर्स डिड नॉट डिजर्व दिस। ये हमारी पुलिस है, ये हमारे ही लोग हैं। बर्बरता अगर छात्रों पर नहीं होनी चाहिए, आप इस पूरे के पूरे फील के साथ इसे कहते, तो इस बात पर भी अग्री कीजिए कि पुलिस वालों पर भी कोई हमला नहीं होना चाहिए। Our force did not deserve it। मैं चाहती हूं इस हैशटैग का इस्तेमाल करके आप अपनी फोर्स के साथ एकजुटता दिखाइए और उन तमाम नेताओं को जवाब दीजिए जो फोर्स के साथ हो रही दिक्कतों पर कोई सवाल पूछे तो कहते हैं आप बीजेपी से हैं। क्योंकि किसी के पिता के साथ ये नहीं होना चाहिए, किसी के पति के साथ ये नहीं होना चाहिए, किसी के भाई के साथ ये नहीं होना चाहिए, किसी मां के लाडले के साथ ये नहीं होना चाहिए कि वो ड्यूटी पर जाए, अपनी ड्यूटी करे ईमानदारी से, वतन की रक्षा करे, हाईली सेंसिटिव सिक्योर्ड इलाके की रक्षा करे, जो ड्यूटी का प्रोसीजर है उसे पूरा करे और घर आए तो सुने कि ये बर्बर है।
आप सोच कर देखिए ना, इनके परिवार वाले अपनी ड्यूटी करने घर से निकले होंगे, इनके परिवार वालों की तरफ से सोचिए। कोई दिन में निकला होगा, कोई रात में निकला होगा, अचानक अस्पताल से फोन आया होगा कि आप फला की बीवी बोल रही हैं, आपके पति अस्पताल में है। आप फला के बेटे बोल रहे हैं, आपके पिता को पत्थर से चोट लगी है, फ्रैक्चर हो गया है, वो अस्पताल में है। कितना डरा हुआ इंसान होगा। इनके ट्रॉमा की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? हमने बड़े सारे दिन बच्चों के ट्रॉमा की बात की, लेकिन जब इनकी बात आएगी तो क्यों नहीं करेंगे इनकी बात? ये हमारे लोग नहीं हैं। लोग पूछ रहे थे ना, पुलिस वालों की बैज क्यों नहीं है? पूछ रहे थे ना, नेम प्लेट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं पहनी थी ताकि इन जैसे परिवारों की जान को खतरा ना हो, ताकि आइडेंटिटी पता करके किसी पुलिस वाले, किसी फोर्स वाले की जान को खतरे में ना डाला जाए। फोर्स के परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए। 250 से ज्यादा सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 110 से ज्यादा बैरिकेड तोड़े गए हैं, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान हुआ है, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज हुए हैं, 50 से ज्यादा शील्ड्स टूट गई हैं, 20 से ज्यादा लाउड जो स्पीकर्स थे जो होल्ड किए जाते हैं उनको नुकसान हुआ है, 10 मेटल डिटेक्टर्स और 1 एक्सरे बैगेज उसको भी नुकसान हुआ है, 25 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी उससे भी नुकसान हुआ। इस पर कोई बात नहीं करेगा। क्यों? ये आपका टैक्स है, आपके टैक्स के पैसे से ये सारी चीजों का नुकसान हुआ। ये नहीं बताया जाएगा क्योंकि इन लोगों को, अपने ही लोगों को, अपनी ही फोर्स को लकीर के उस तरफ के आदमी के तौर पर पेश किया जा रहा है कि ये दुश्मन है। राजनीति का दस्तूर देखिए ना आप, कितना अजीब है। आज राहुल गांधी जिन पुलिस वालों से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिन पहले सियासत के लिए उन्हीं पुलिस वालों का नाम लेकर उन्हें इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। याद है आपको? नहीं, मैं याद दिलाती हूं। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर। तो अगर ये आपके साथ थे तो फिर तो आप जो चाहते थे वो हो जाना चाहिए था ना। क्यों फिर इस तरीके से, जब गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा था, उन पर हमला किया जा रहा था, तो इनको बचाया जा रहा था? वाह राहुल जी, पुलिस के नाम पर राजनीति आप कर सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष होकर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे। क्यों? अब मैं एक परिवार का दर्द आपको दिखाती हूं। न्यूज की पाठशाला में प्रदर्शन की हिंसक भीड़ को सिर्फ 6 फीट की दूरी से देखने वाले दिल्ली पुलिस के एएसआई हेमेंद्र राठी और उनकी पत्नी सुनीता राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमेंद्र जी और सुनीता जी आपका न्यूज की पाठशाला में। बताइए ना, 20 जुलाई को क्या हुआ था, आप कैसे घायल हो गए? मैडम, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे हमें सुबह 4 बजे बुलाया गया था ड्यूटी के लिए। अरेंजमेंट में हमारी वहाँ पे रिजर्व ड्यूटी थी। हाँ। पार्लियामेंट थाने की जो बगल वाली बिल्डिंग है उसमें हम लोग करीब 20-25 लोग मौजूद थे। करीब 10:30-11 बजे करीब उस बिल्डिंग का पीछे का जो सरकारी बिल्डिंग थी, पता नहीं किसी ने पीछे का गेट खोल दिया। हाँ। जो वहाँ से करीब 700 से 1000 के करीब लोग होंगे जिनके जो वहाँ से गेट खोल के अचानक घुस गए, जो बिल्डिंग की छत पे चढ़ गए। और वहाँ से हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया आप लोग बिल्डिंग के बाहर जहाँ बैरिकेड लगे हुए वहाँ आप लोग चले जाओ, वहाँ पे अपना आराम से शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करना है, करो। और इतने उन्होंने बैग में पत्थर ले रखे थे और भी थे, उन्होंने पथराव एकदम शुरू कर दिया। करीब मेरे मुंह पे यहाँ पे 2.5-3 किलो का एक काफी मोटा पत्थर आके लगा। उसके बाद में वहीं पे गिर के बेहोश हो गया था और कमर में भी चोट आई थी। मुझे 11 बजे करीब वहाँ पे चोट लगी थी और 2-2:30 बजे करीब लेडी गार्डिंग हॉस्पिटल में मेरे को होश आया था। हाँ। तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने आसपास में देखा करीब 20-25 पुलिस वाले
और भी काफी घायल अवस्था में वहां पड़े थे। किसी के सिर फूटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का मुंह टूट रहा, किसी की ब्लीडिंग हो रही थी। बहुत बुरा हाल था मैडम। लेकिन अब आप थोड़ा बेहतर लग रहे हैं। बगल में आपकी पत्नी हैं। सुनीता जी, आपको कैसे पता चला? और जिस समय इनके साथ ये हादसा हुआ है, उस समय मैं तो गुड़गांव में, मेरे फादर एडमिट थे, मैं उनके साथ थी। उस समय ये सुबह खाली पेट गए, बिना कुछ खाए पिए, चाय तक नहीं पी के गए थे ये ड्यूटी करने के लिए। और वहां से जब आ रहे हैं तो ऐसी हालत में आ रहे हैं। इंसान बिना कुछ खाया पिया है और ऐसे चोटिल होके आ रहा है, दुख क्यों नहीं होगा? ये भी तो इंसान ही है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि लाठी में कीलें थी, छात्रों को पीटा गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। आप तो एक अलग ही कहानी यहाँ पर सुना रहे हैं, राठी जी। मैम बताया ना, एक बार बताओ, सुबह पुलिस को कोई किसी ने कुछ कह रखा है क्या कि जो स्टूडेंट भी चाहे, हमने इतने आंदोलन वगैरह सब किए, इससे ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा तो किसान आंदोलन था, वो इतना शांतिपूर्वक निपट गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। किसी में क्या हुआ कि सुबह जो 2-3 हजार स्टूडेंट थे, वो अचानक 11 बजे तक 1.5-2 लाख स्टूडेंट हो गए। और पथराव के लिए बैग में पत्थर कहाँ से लेके वो सब आ रहे थे। नहीं, लेकिन सुनीता जी, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं ना कि दिल्ली में गुंडागर्दी करती हुई पाई गई पुलिस बहुत बर्बर है। तो जब आप सुनती हैं तो क्या सोचती हैं आप? अटैक पहले एंटी सोशल एलिमेंट्स के थ्रू हुआ है। पुलिस वालों ने अटैक नहीं किया है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर पुलिस वालों ने अटैक किया होता तो इतने सारे पुलिस वाले हॉस्पिटल ना पहुंचे होते। लेकिन 20 जुलाई के बाद जो माहौल बना, जिस तरह से पुलिस पर तमाम तरीके के आरोप लगे, आपके तो पति ही पुलिस वाले हैं, आपको ये सब सुनकर दुख नहीं होता है? डर लगता है मैम, लेकिन अगर एक शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट होना था उसमें अगर ये ऐसे चोटिल होके आते हैं तो दुख होता है मैम। लेकिन अगर किसी आतंकवादी को पकड़ते वक्त या किसी ऐसे गतिविधि में ये चोटिल क्या, ये घायल क्या, अगर इनकी डेथ भी हो जाती है तो प्राउड फील करूंगी शायद मैं। लेकिन जस्ट एक प्रोटेस्ट के दौरान इनका ऐसे पूरा जबड़ा टूट गया है, कमर टूट गई है मैम, खाली इतना सा डिफरेंस है। अगर यहाँ सर पे लग जाता तो ये तो ऑन द स्पॉट, मैं कहना नहीं चाहती। नहीं, ऐसा तब क्या होता? ऐसा कभी ना हो। अभी ये इतना घायल है, कोई इनको एक बार देखने तक नहीं आया। आज संसद में पूछा तो था, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने कह दिया बीजेपी के हो क्या। सुना आपने? कैसे देखती हैं इसे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये मतलब अगर राहुल गांधी के सपोर्ट में कुछ कहा जाए तो ठीक है, मतलब वो बीजेपी की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर पुलिस के सपोर्ट में कुछ कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से हो गए, क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, इसलिए ये सब झूठे एलिगेशंस है मैम। एमएन जी, आप तो दिल्ली पुलिस में लंबा करियर आपका रहा है, परिवार बच्चे सबको छोड़कर 365 दिन, है ना? कभी आपको एक पल के लिए लगा कि गलत प्रोफेशन में आ गया? मैडम, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जब जाके खाकी वर्दी नसीब होती है। देश की सेवा का मौका हर एक को नहीं मिलता। लोग तरसते हैं इस वर्दी को पहनने के लिए, और कुछ चुनिंदा लोग इस वर्दी को फिर दागदार कर देते हैं आगे झूठे उल्टे सीधे एलिगेशन लगा के। अरे सुनीता जी, डोंट डू दिस। पूरा देश आपके साथ है, ऐसे रोने की और अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हेमंत जी, सुनीता जी, पूरा देश आपके साथ है। वी ऑल आर विथ यू, हम सब आपके साथ हैं। मैम कहाँ है कोई? कौन सुनवाई दे रहा है बताइए आप? कौन सुन रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे पुलिस वाले की बीवी ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती है। मुझे पूरा यकीन है जो न्यूज़ की पाठशाला के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको, पूरा देश जो इस खबर को देखेगा वो आपके साथ रहेगा। सलूट, जी हाँ, सलूट देगा आपको। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, ये केवल एक पुलिस वाला है, एएसआई। छोटा सा घर है, 2 बच्चे भी हैं इनके। मैंने पूछा था, एक बच्ची बाहर पढ़ती है, जबड़ा टूट गया है उनका। यहाँ से जिस बच्चे से बात कर रहे थे वो बहुत दूरी पर नहीं था, उसे समझा रहे थे और उसने उठाया पत्थर और मार दिया।
लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार तो सबको है ना। और ये मैं पहले दिन से कहती आ रही हूं, ये अधिकार था तभी तो 1 महीने तक प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर बैठे। जेनजी की ताकत थी तभी तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। डपली बजाई जा रही थी, नारे बुलंद किए जा रहे थे, गंदी भद्दी गालियां भी तो दी जा रही थी, लेकिन किसी ने खदेड़ा, किसी ने लाठी बजाई। स्थिति जब बिगड़ी, कब? संसद मार्च के नाम पर जब अराजकता फैलाई गई कुछ असामाजिक तत्वों ने, बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश हुई। भीड़ ने संसद कूच करने की कोशिश की और उसे पुलिस को रोकना था। पुलिस ने रोका, बल प्रयोग हुआ। भीड़ की भावना जो भी हो, लेकिन पुलिस, कानून, ये दोनों भावना से कहां, ये तो एसओपी से चलते हैं, नियम से चलते हैं। संसद सत्र का पहला दिन था 20 जुलाई। संसद सत्र के दौरान संसद भवन के आसपास 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, मार्च करने पर पाबंदी है। हमने तो पार्लियामेंट पर अटैक देखा है। ये सीजेपी के ऑर्गेनाइजर्स को पता था, पढ़े लिखे लोग हैं वो। जंतर मंतर रोड से टॉलस्टॉय मार्ग, टी पॉइंट तक एक छोटा और सांकेतिक मार्च निकाला जा सकता था, कोई रोक थोड़ी रहा था उनको। लेकिन उसके लिए भी पुलिस से लिखित में परमिशन लेनी होती है। 20 जुलाई के संसद मार्च के लिए नई दिल्ली के डीसीपी से कोई परमिशन ली गई क्या? ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने 6 जून को अभिजीत दीपके के भारत में लैंड होने के तुरंत बाद एयरपोर्ट जाकर उन्हें जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी थी। परमिशन क्यों नहीं ली गई मार्च की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुमति लेने की नियत ही नहीं थी? ऐसा तो नहीं है कि भीड़ के मत्थे सब कुछ मर देने के बाद उससे अपना फायदा निकालने की कोशिश थी? सवाल है मेरा, पूछ रही हूं, जवाब दीजिए आप। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो सबने देखा। आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर हंगामा, पुलिस पर पथराव, संसद मार्च के नाम पर बैरिकेड को तोड़ना, अब तो हद ही हो गई। पाठशाला के दर्शकों को आज सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का एक बयान सुनाती हूं। प्रदर्शनकारियों पर केस वापसी को लेकर सौरभ दास तर्क दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है तो नेगोशिएशन सुप्रीम कोर्ट से ही होना चाहिए। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा। Supreme Court is the final authority, then the negotiations should have happened with the Supreme Court, not with the Government of India. Supreme Court must also think, the Government of India must also think whether the final authority lies in the Supreme Court, and if that is the case, then we should be negotiating with the Supreme Court of India. Negotiate with Supreme Court? Supreme Court? Negotiate. Supreme Court negotiate नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट लॉ को और लॉ ऑफ द लैंड को सर्वोपरि मानती है। सुप्रीम कोर्ट है वो हुक्म, सरकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश में पत्थर की लकीर माने जाते हैं। वहां नेगोशिएशन नहीं होता है, वहां फैसले सुनाए जाते हैं, आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने वाला नेगोशिएट करेगा किस बात पर? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वो दोनों पक्षों को सुनता है, न्याय करता है, लेकिन वो राजनीतिक मांगों पर नेगोशिएशन नहीं करता है मिस्टर दास। सुप्रीम कोर्ट सबूत और कानून के आधार पर आदेश देता है। ये नेगोशिएशन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में नीति सरकार बनाती है, कानून सरकार लागू करती है। अगर अदालत से नेगोशिएट करने की बात होगी तो फिर लोकतंत्र की क्या जरूरत है? चुनाव की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएशन का तर्क है ना समझी वाली बात। ये यूं ही कह दिया या जानबूझकर, सोच समझकर, संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश के तहत कहा गया? दोनों में से जो भी मंशा रही हो, खतरनाक है ये। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापसी को लेकर कुतर्क। अब ये कुतर्क तो देख लिया आपने, अब धमकी देखिए। आप देखिए इस धमकी को। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज सोशल मीडिया एक्स पर क्या धमकी देते हैं? डियर दिल्ली के जेनजी, अगर किसी छात्र, फिर ब्रैकेट में, जिसने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था को दिल्ली में दक्षिणपंथी गुंडों से धमकियां मिल रही है तो डरे नहीं, उन्हें घर बुलाए और हमें बताएं, हम संभाल लेंगे। सौरभ भारद्वाज के पोस्ट को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रीपोस्ट किया और लिखा, सौरभ भारद्वाज का ये बड़ा ऐलान है।
इन गुंडों को हम सब मिलकर ठीक करेंगे। ठीक करेंगे, ये कैसी भाषा है केजरीवाल जी? माफ कीजिएगा, ये भाषा किसी जिम्मेदार नेता की नहीं हो सकती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे? इससे देश के युवाओं को क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, इन सबको भूल गया। सबसे बड़ी बात, आप पूर्व सीएम हो। हाँ, पूर्व सीएम है। मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल जी से है। आप तो बाबा साहेब और महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हैं ना, बताइए जरा, इन दोनों महापुरुषों के आदर्शों में इन गुंडों को ठीक कर देंगे जैसी भाषा कहां फिट बैठती है? आम आदमी पार्टी की सियासत का ये कौन सा रूप है? संविधान में जब आप थे, संविधान लोकतंत्र का आप प्रण कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जब आप सत्ता में थे, माफ कीजिएगा, और विपक्ष में रहते हुए धमकी की भाषा। सीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सेलेक्टिव रवैया तो देश को दिखाई दे रहा है ना। आज सीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, जब पेपर लीक पर पंजाब में इस्तीफे की मांग होती है तब खामोश हो जाती है। प्रदर्शनकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो जाती है। ये वहां पंजाब में ठीक कर देंगे वाली भाषा क्यों नहीं आ रही है? और ये सीजेपी, कुछ नहीं दिख रहा। सौरभ भैया, ओ आशुतोष भैया, दीप के भाव, नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब पंजाब, या खाली एक दूसरे को फोन ही करते रहेंगे? वी आर डन ब्रो, नाउ वी विल डिसाइड ब्रो। मौन क्यों है? वो कौन सी मजबूरी है? पंजाब के मामले में क्यों चुप है? वो कहां चला जाता है नारा? इनकलाबो इनकलाबो इनकलाबो। जाइए ना पंजाब में, इनकलाबो कीजिए ना। पंजाब भारत में नहीं आता ना। कैसे? दिल्ली में लब के बोल के लब आजाद हैं और पंजाब में बीस जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर केरल में भी प्रदर्शन हुआ। वहां की पुलिस ने भी खूब वाटर कैनन की बरसात की, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए केस। लेकिन मजाल है जो सीजेपी की तरफ से, वो लेफ्ट की नेहा की तरफ से कोई बयान आ जाए। केस वापसी की मांग तो छोड़ ही दीजिए। अब खबर यह है कि केरल में भी सरकार ने भरोसा दिया है कि केस वापस होंगे, और भरोसा तो सब जगह है, लेकिन प्रक्रिया वही है। कोई भी केस कोर्ट के जरिए ही वापस होगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की डिग्री को क्रिमिनल वेस्ट बताया। तेलंगाना में हर साल 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर पास आउट करते हैं। इस पर अब बीआरएस और बीजेपी दोनों खूब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन सीजेपी, हेलो जेंजी, कहां हैं आप? क्यों नहीं जा रहे यहां पर? क्या कहा है? क्रिमिनल वेस्ट। तो सीजेआई ने क्या कहा था? कॉकरोच। तो क्या बना दी इन्होंने? कॉकरोच जनता पार्टी। तो यहां पर तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, उनकी डिग्री को क्रिमिनल वेस्ट बताया है। तो बनाइए ना क्रिमिनल वेस्ट पार्टी, बताइए ना, क्यों नहीं कर रही है काम? झारखंड में भी तो पेपर लीक हुआ है ना, जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। सीजेपी गई होगी वहां पे, शायद गई कि नहीं गई? झारखंड की तरफ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। मैं पाठशाला के दर्शकों को बहुत क्लियरली बता देती हूं, बच्चों का हक केवल यहीं देश की राजधानी में नहीं था। बच्चों का हक तो झारखंड में भी है, तेलंगाना में भी है, पंजाब में भी है, और देश के तमाम अलग राज्यों में है। एक तस्वीर दिखाती हूं। यह तस्वीर सीजेपी के नेताओं को और देश के जेनजी को जरूर देखना चाहिए। बात झारखंड की राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक की है। जीपीएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में हजारों छात्र जमा हुए हैं। ये देख लीजिए,
नारेबाजी हुई, अपनी मांग रखी, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं हम। लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों में एक के मुंह से आपको किसी के लिए गाली सुनाई पड़ गई, किसी के मुंह से आपको अपशब्द सुनने को मिल गया। सुन लीजिए, आप खुद सुन लीजिए। इन्होंने बताया कि जेपीएससी पूरे तरीके से, सर एक नहीं, पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी नैया डूब चुकी है। इस कारण से जो छात्र है वो सरकार से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, अपने फ्यूचर के लिए वो चिंतित है कि उनका भविष्य इस प्रकार से डूब चुका है कि उन्हें मजबूर हो गए हैं वो लोग यहाँ बैठने के लिए। के बाद जेपीएससी अध्यक्ष का आपने देखा होगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे देने से आपकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं होगी। आपको अकाउंटेबल होना होगा, सिस्टम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। सरकार से कि आप हमारी दरख्वास्त को, हमारी रिक्वेस्ट को अच्छे ढंग से पहले देख लीजिए, हमारी क्या मांगे हैं। आप रिक्रूटमेंट नहीं ले रहे हैं सर। 9 साल से दरोगा का बहाली नहीं आया इस राज्य के अंदर। मैं भी बच्चों की माँ हूँ, हालांकि जेन अल्फा है, लेकिन इस तरीके की जब तस्वीरें आप देखते हैं ना, तो एक माँ के अंदर से भाव आता है बलाएं लेने का। कि क्या भाषा थी, क्लिष्ट भाषा में अपने विरोध को एकदम पुख्ता तरीके से रख रहे थे। रोष वही था। रांची में प्रदर्शन करने वाले ये बच्चे भी जेनजी हैं। ये जो दिल्ली में प्रदर्शन की आड़ में गालियां दी जा रही थी ना, दिल्ली के उन जेनजी को झारखंड के इन जेनजी से सभ्यता सीखने की जरूरत है। झारखंड के इन बच्चों से सीखने की जरूरत है कि जोश में होश नहीं खोते हैं। चार वो अगल बगल तालियां बजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे मन में कह देंगे। एक कहावत अंग्रेजी की, योर फ्रीडम टू स्विंग योर फिस्ट एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। यानी आपके हाथ को आगे लाने की आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू हो जाती है। इसीलिए हाथ चलाने का अधिकार मांगने से पहले यह जरूर देख लीजिएगा कि कहीं किसी की नाक, किसी का चेहरा या किसी का सर तो बीच में नहीं आ रहा है। और ये जो डबल स्टैंडर्ड था, ये सब्जेक्ट और ये क्लास लेनी बहुत जरूरी थी। और न्यूज की पाठशाला में मैं आपसे वादा करती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कड़े और बड़े सवाल उठाती रहूंगी। चाहे गड़बड़ी सरकार की तरफ से हो रही हो या गड़बड़ी विपक्ष की तरफ से हो रही हो। अगर वो देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, तो कोई पक्ष नहीं, सिर्फ देश का पक्ष। अब पाठशाला में राजनीतिक नैतिकता की क्लास। क्या आस्था कभी उपहास का विषय हो सकती है? रामलला के चढ़ावा चोरी कांड पर आरोपियों के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन की मांग यहां भी हुई है और देश भर में हुई है। और विपक्ष को यह बार बार मांग उठाती रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी करनी चाहिए, मैं तो कहती हूं। लेकिन चढ़ावा चोरी कांड के नाम पर सियासी प्रतिरोध का ऐसा भौंदा, ऐसा तुच्छ प्रदर्शन कि करोड़ों सनातनी, देश में असंख्य राम भक्त दुखी हो जाए, उनकी आस्था को चोट पहुंचे, हंसी उड़ाई जाए, उपहास किया जाए, धार्मिक अपमान किया जाए, रामलला का अनादर किया जाए, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा प्रभु। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव। आज संसद परिसर में जो कपड़े धारण करके आए हैं उसे गौर से देखिएगा। जो वेश धारण किया है उसका ट्रेलर उसके बाद बात करूंगी। देंगे गंगा चोरों को, जिन्होंने लूटा है हिसाब देना पड़ेगा। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? आप साधु का वेश भरकर
पूरी विपक्ष जो है साधु का वेश भरकर सनातन और साधुओं का जो अपमान कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अक्षम्य है। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव आज रामलला के पुजारी के वेश में संसद पहुंचे थे और रामलला के चढ़ावा चोरी कांड का नाट्य रूपांतरण करने के लिए आए थे। वेशभूषा से आज वो राम सेवक बने हुए थे, लेकिन रामलला की सेवा करने के बजाय पप्पू यादव वो अनर्थ करते हुए दिखाई दिए जिसके लिए शायद ही कोई सनातनी उनको माफ कर पाएगा। मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। पहली तस्वीर आपके सामने है। पप्पू यादव जमीन पर बैठे हैं, उनके हाथ में आपको रामलला की तस्वीर दिखाई दे रही है। तभी उनकी नजर उनके बगल में खड़े अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पर पड़ती है। पप्पू यादव एक हाथ से उनके पैर छूते हैं, फिर दोनों हाथों से उनके पैर छूते हैं और उसके बाद पप्पू यादव अवधेश प्रसाद के चरणों में अपना माथा टेक लेते हैं। और यहीं पप्पू यादव से सबसे बड़ी भूल हो जाती है। पता है क्या? पप्पू यादव ने रामलला की तस्वीर अवधेश प्रसाद के पैरों में रख दी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक सांसद दान पेटी में पैसे डालने आते हैं। पैसे डालने के बाद वो पप्पू यादव के पैर छूते हैं। बदले में पप्पू यादव भी एक हाथ से उनके पैर छूते हैं, जबकि उनके दूसरे हाथ में रामलला की तस्वीर है। सांसद के पैर छूने के बाद पप्पू यादव वो हाथ सीधे रामलला की तस्वीर पर रख देते हैं। पप्पू यादव को भले ही उनकी भूल का एहसास ना हो, क्योंकि उस वक्त सब बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन इन दोनों तस्वीरों को देखकर हर सनातनी दुखी है। साधु संत गुस्से में हैं और पूछ रहे हैं, क्या टिन्नू यादव भगवा धारण करके चढ़ावा चोरी कर रहा था? क्या टिन्नू यादव पंडित था? क्या अविनाश शुक्ला पुजारी था? चढ़ावा चोरी जिसने की, क्या वो पंडित था? क्या वो भगवा वेश धारण करता था? क्या अनुकल्प मिश्र साधु के वेश में चढ़ावा चोरी कर रहा था? क्या लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष यादव, इनमें से कोई एक ऐसा था जो पुजारी था और चढ़ावा चोरी कर रहा था? भगवा वेश धारण करके वो चंदा की गिनती कर रहा था? मुझे बताइए आप, कोई एक भी ऐसा था? या ये बाहर से आउटसोर्स किए गए लोग थे? कोई एक भी पंडित है रामलला का जिसने चंदा चोरी की है? ये सारे के सारे कर्मचारी थे, आउटसोर्स्ड कर्मचारी। तो फिर पप्पू यादव ने पुजारी का वेश क्यों धारण किया? मेरा सवाल सीधा उनसे यह है, किस मंशा से किया? देश भर के साधु संत पप्पू यादव समेत समूचे विपक्षी नेताओं से यह पूछ रहे हैं, जिस तरह से सनातन और साधु संतों को बदनाम करने के लिए संसद परिसर में यह नौटंकी की गई, साधु का कॉलर पकड़कर उसे अपमानित करने का अभिनय किया गया, रामलला के पुजारी को चढ़ावा चोर दिखाया गया, उसके लिए इनमें से कोई भी क्षमा का पात्र नहीं है। आप सुनिए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास क्या कह रहे हैं। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था? क्या संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है? दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? लाज शर्म नहीं लगती आप लोगों को? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कितना आसान है ना सनातन धर्म का मजाक उड़ा देना। आज देश को जवाब चाहिए। क्या किसी दूसरे धर्म के सबसे पवित्र प्रतीक को या उस प्रतीक के साथ ऐसा भौंदा प्रदर्शन करने का साहस कोई नेता दिखा सकता था? क्या कभी किसी मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के धार्मिक प्रतिनिधि का वेश धारण करके संसद परिसर में इस तरह का नाट्य प्रदर्शन, मुझे बताइए, हुआ है?
अगर नहीं तो फिर सनातन के प्रतीकों को ही सबसे आसान राजनीतिक लक्ष्य क्यों माना जाता है? क्या इसलिए क्योंकि प्रतिक्रिया सीमित रहेगी, या इसलिए क्योंकि हिंदू आस्था का उपहास अब राजनीतिक रूप से सेफ समझा जाता है? सेफ शब्द को याद कर लीजिएगा। इतिहास गवाह है, देश में अलग अलग धार्मिक संस्थानों पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। यूपी के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह को मिले दान में करोड़ों रुपए घपले का आरोप लगा। है किसी में हिम्मत जालीदार टोपी के साथ वहां पर बैठ जाए? है किसी में हिम्मत? पप्पू यादव या विपक्ष का कोई नेता मुतवल्ली का वेश धारण करके आएगा, करेगा विरोध प्रदर्शन? बाबरी मस्जिद के चंदे के गबन का आरोप लगा। है किसी में हिम्मत करके दिखा दे ऐसा कुछ? पप्पू यादव या विपक्ष का कोई भी नेता इमाम के रूप को धारण करके प्रदर्शन कर पाएगा? अजमेर दरगाह में 20 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया, और मैं कह रही हूं पप्पू यादव नहीं, बीजेपी का कोई अगर यह काम करके दिखाता, क्या होता? पूरे देश में हाहाकार मच जाता, पूरे देश में हंगामा हो जाता। अगर ऐसा कोई धार्मिक विरोध आप वहां देख लेते पार्लियामेंट में कि किसी ने जालीदार टोपी पहनी है, या कोई पादरी की वेशभूषा में है, या फिर कोई सिख गुरुद्वारा में जो सेवक होते हैं उसके भेष में आ गया, खड़ा हो जाता वहां पर और फिर मैं देखती। उत्तर प्रदेश के एटा में बड़े मियां छोटे मियां दरगाह में 99 करोड़ रुपए के दान की रकम के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। मैं यहां हिंदू और मुसलमान नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि जो चंदा चोरी के इल्जाम राम मंदिर में लगे हैं, ऐसे चंदा चोरी के इल्जाम दूसरे धर्मों के अलग अलग इलाकों में भी लगे हैं। लेकिन क्या विपक्ष ने इस तरह का कोई भौंदा प्रदर्शन किया? अगर किसी नेता ने इन मामलों में मौलाना बनकर प्रदर्शन नहीं किया, पादरी का वेश धारण नहीं किया, ग्रंथी बनकर व्यंग नहीं किया, तो फिर भगवा ही क्यों, रामलला ही क्यों, सनातन के प्रतीक ही क्यों? ये है बड़े दुश्मन अलग अलग कौमों के। आज कई विपक्षी नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। राहुल गांधी पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे, बगल में प्रियंका गांधी थी, वो भी मुस्कुरा रही थी। डिंपल यादव हंसी पर काबू नहीं कर पा रही थी। राहुल गांधी तो जूता पहन कर आते हैं, राम मंदिर तो जा नहीं पाते हैं, लेकिन यहां दान चोरी करवाने के नाट्य रूपांतर में जरूर हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि इन्होंने सरकार का विरोध क्यों किया। अरे कीजिए विरोध सरकार का, जरूरी है, ट्रैक पर रहे सरकार। सवाल यह नहीं है कि सरकार का विरोध क्यों किया, सवाल यह है कि विरोध की पटकथा लिखते वक्त धार्मिक प्रतीकों को क्यों चुना गया, भगवा को क्यों चुना गया, रुद्राक्ष की माला को क्यों चुना गया, त्रिपुंड माथे पर क्यों लगाया गया, प्रभु राम की तस्वीर हाथ में लेकर चरण वंदना क्यों की गई? क्या राजनीतिक संदेश बिना आस्था को बीच में लाए नहीं दिया जा सकता था? आप यहां पर बड़ा सा बीजेपी लगाकर, ऊपर नीचे सब जगह बीजेपी लगाकर बैठ जाते, कर देते चंदा चोरी, अगर आपको बीजेपी पर ही आरोप लगाना था तो। भारत विविधताओं का देश है, हर धर्म, हर आस्था, हर पूजा पद्धति सम्मान की हकदार है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च। राजनीति का संघर्ष सरकारों से होना चाहिए, आस्था से नहीं। आप बीजेपी से लड़ते लड़ते राम से नहीं लड़ सकते। सरकारें आती जाती हैं, भगवान, धार्मिक प्रतीक, करोड़ों लोगों की श्रद्धा चुनावी हथियार नहीं बन सकते हैं। ये राजनीतिक नैतिकता है और शायद यही लोकतंत्र की मर्यादा है। और अगर पप्पू यादव को यह बात नहीं समझ में आ रही है तो उनको न्यूज की पाठशाला का ये पाठ बार बार, हर बार देखना और सुनना चाहिए। चंदा चोरों को जिन्होंने लूटा है इंसाफ देना पड़ेगा। आप साधु का वेश भरकर
पूरी विपक्ष जो है साधु का वेश भरकर सनातन और साधुओं का जो अपमान कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अक्षम्य है। आपको तुरंत तत्काल सबके समक्ष आकर इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब आप सोचिए कि जिन नेताओं को रामलला का चढ़ावा चोरी होने की इतनी चिंता है कि पिछले 2 महीने से दिन रात विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज जिन सांसदों ने संसद परिसर में चढ़ावा चोरी कांड पर प्रदर्शन किया है, उसमें से सिर्फ एक सांसद अवधेश प्रसाद को छोड़कर बाकी सांसदों में से शायद ही कोई रामलला के दर्शन करने गया हो। आपको कुछ नाम तो गिना देती हूं। आज के नाटक के लीड रोल एक्टर पप्पू यादव अभी तक अयोध्या नहीं गए। भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन जैसे कई एक्टिविटी संसद परिसर में प्रतिबंधित है, लेकिन इस पर कोई प्रतिबंध नहीं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं, आस्था के अपमान पर कोई प्रतिबंध नहीं। लीड रोल एक्टर पप्पू यादव अभी तक अयोध्या नहीं गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी तक अयोध्या नहीं गए। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। राजीव शुक्ला, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव कोई अयोध्या नहीं गया। लेकिन साधु संतों का मजाक उड़ाने में सब आगे। पहले मी टू। इसीलिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो कहा है आपको सुनना चाहिए। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पप्पू यादव अब के केवल सवाल नहीं है, सवाल है सपा और कांग्रेस मिलकर के राम मंदिर के नाम पर सनातन को अपमानित करने का। जिस ढंग से संसद में सांसदों के आचार व्यवहार और शिष्टाचार के नियम तय किए गए, जिसके मुताबिक संसद भवन या उसके परिसर में भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन जैसी कोई एक्टिविटी प्रतिबंधित है। हर कोई ऐसी किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए संसद परिसर का इस्तेमाल नहीं होगा। बिना इजाजत लिए संसद परिसर में साहित्य, प्रश्नावली या पर्चे बांटने की मनाही है। लेकिन सोचिए, देश के लिए नियम बनाने वाले ये सांसद खुद संसद के नियम कानून तोड़ रहे थे, और इसीलिए आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बगैर नाम लिए उन सभी सांसदों को वार्न किया है जो नियमों के खिलाफ आचरण करते हैं। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। जिस तरह से संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और सांसदों को लोकतंत्र के उस मंदिर की शुचिता, गरिमा और नैतिकता के सबसे बड़े संरक्षण और संरक्षक के तौर पर माना जाता है, अगर वो भगवा वस्त्र का इस तरीके से अपमान करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, तो कैसे चलेगा? क्योंकि वही भगवा वस्त्र साधु संतों का वेश है, त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक शुचिता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी राजनीतिक प्रतिरोध या व्यंग्यात्मक नाटक के लिए इन पवित्र प्रतीकों का उपयोग करने से बचना होगा, और अगर नहीं तो फिर आपसे सवाल होंगे। 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, उस वक्त भी किसी राजनीतिक दल या सांसद ने संसद भवन के भीतर ऐसे थिएट्रिक्स यानी व्यंग्यात्मक नाटक नहीं किए थे। उस वक्त खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि संसद में वैचारिक बहस हो सकती है, लेकिन आस्था का उपहास नहीं होगा। लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ सांसद नहीं, तब नेता विपक्ष भी थे। अब सोचा है कभी, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां कैलेंडर दीवार पर नहीं पत्थरों पर लिखा हुआ है, तो क्या आप मानेंगे? आपने सोचा है कि ये कैसे होता है? एक ऐसा मंदिर जहां तारीख बताने के लिए घड़ी नहीं, सूरज की किरणें काम करती है, जहां 700 साल पहले ऐसी वैज्ञानिक संरचना बनाई गई जिसे देखकर आज का इंजीनियर ठहर कर सोचने को मजबूर हो जाए कि कैसे किया होगा। और ये कोई कल्पना नहीं, कर्नाटक के श्रृंगेरी में बना विद्याशंकर मंदिर अद्भुत हकीकत है। 14वीं शताब्दी में यह मंदिर बना। होयसल और द्रविड़ शैली का यह अनूठा संगम है।
इस मंदिर के गर्भगृह में 12 बड़े खंबे बने हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ पत्थर के खंबे भर नहीं है। ये 12 राशियां, 12 महीने और समय की गणना का जीवंत प्रतीक है। हैरानी की बात यह है कि जब जिस महीने का समय चलता है, जैसे जनवरी या फरवरी या फिर मार्च, सूर्योदय की पहली किरण उसी राशि वाले स्तंभ पर जाकर पड़ती है। यानी प्रकृति खुद इस मंदिर के में जो समय का ऐलान है वो करती हुई दिखाई देती है। ना कोई डिजिटल सेंसर, ना कोई लेजर तकनीक, ना कोई कंप्यूटर, सिर्फ सूर्य, विज्ञान और अद्भुत भारतीय वास्तुकला। जब साल का वो समय आता है जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी इक्विनॉक्स, तब सूर्योदय की किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विद्या शंकरेश्वर शिवलिंग पर पड़ती है। बाकी दिनों में वही किरणें उस तरह गर्भगृह तक नहीं पहुंचती है। यही सटीक खगोलीय योजना इस मंदिर को दुनिया की अनोखी धरोहर में शामिल करती है। बज गई घंटी, अब जाना होगा। इजाजत दीजिए। आप टाइम्स नाउ ऑफ भारत देखते रहिए, लेकिन कल आपको 8:50 पर कहाँ आना है? नमस्कार।